गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज आ रही है सबको? यस सर। वर्क पढ़ रहे थे हम लोग और हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमने ग्राफ बना लिए थे और हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका एरिया अंडर द कर्व ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। और अगर ये ग्राफ एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव वर्क रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये नीचे आ जाता है ग्राफ तो नेगेटिव वर्क रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी ना। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, है ना। मतलब ओवरऑल हेडिंग है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही था, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, है ना। यस सर। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम तो मास हो गया, वी स्पीड हो गई। एक बार नोट कर लेंगे। जो यूनिट इसकी भी जूल ही रहेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं मतलब, है ना। तो हम k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m ऐसे लिख देते हैं। नोट करो, जहाँ पे p बराबर कितना है? mv। तो समझने वाली बात क्या है देखना कि अगर हम मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें और ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें और ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड कर दें तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन अंडर रूट ऑफ 2km। इसी से आ जाएगा। अब ये k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m जो है, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है वो एक बार हम सीख लेते हैं, है ना? तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी increases by 10%, 10%, the percentage increase in its kinetic energy is कितना है, ये बताना है। एक बार इसको ट्राई करो, फिर इसका एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। If the momentum of a body increases by 10%, the percentage increase in its kinetic energy is,
तो इसको एक बार ट्राई कर लो। मोमेंटम 10% बढ़ गया, मतलब मान लो 100 था तो अब 110 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने से कितनी हो जाएगी? किसी का आंसर कोई? ठीक है, आकाश का आंसर सही है एकदम। ठीक है, चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर इसका है 21%। देख लेना कितने लोगों का सही है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, एक बार इसको समझ लो। प्रोपोर्शनैलिटी पहले भी कई बार डिस्कस किया हमने। मोमेंटम हमारा पहले था पी, अब पी से हो गया 1.1 पी, 10% बढ़ गया। इस पॉइंट को समझना, अगर नहीं समझो तो मैं और एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप यहाँ पे p की जगह 1.1 p रिप्लेस कर दोगे तो k कितना हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर टाइम्स k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी है ना। और 1.1 का स्क्वायर कितना होता है? 1.21 होता है। तो ये k किससे रिप्लेस हो गया? 1.21 k से। चेंज कितना आया? चेंज आया 0.21 k का चेंज आया है ना, 0.21 k implies that कितना परसेंट? 21%। एक बार पूरा प्रोसेस देख लो एक बार। किसी को समझ में नहीं आई हो कोई बात तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो एक बार इसको ट्राई कर लो। इफ P increases by 20%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय कितना परसेंट? ठीक है ना, ये एक बार ट्राई कर लो। देखो अगर ये पिछला वाला समझ में आया तो ये हो जाना चाहिए मतलब।
सर 44%। ठीक है, तो 44% इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो कोई पूछ सकता है चाहे तो। एनीवे, तो इस तरह के क्वेश्चन तो ऐसे कर लेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें? प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्मॉल चेंज। अब जब हम स्मॉल चेंज लिख रहे हैं तो इसका एक रफ लिमिट ले लेते हैं, लेस देन 5%, लेस देन इक्वल टू 5% वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं। जैसे तो किसी ने कहा इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 1%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय -% है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आप एरर फार्मूला यूज़ करेंगे। एरर फार्मूला स्मॉल चेंज के लिए एरर फार्मूला कैसे? आपने कहा k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है, तो अकॉर्डिंग टू एरर फार्मूला डेल्टा k बाई के विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा p बाई पी। हमने एरर में डिस्कस किया था, जितनी पावर होती है वो सामने आ जाती है, यानी जितना भी चेंज आएगा डेल्टा p बाई पी से उसका डबल करना है आपको। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 2%। मोमेंटम चेंजेस बाय 1%, तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय ट्वाइस ऑफ दैट। ये समझ लो, लेकिन ये करना सिर्फ किस केस में है? स्मॉल चेंजेस के केस में ही कर रहा है। नोट कर लो उसको। नोट कर लिया इसको, एरर फार्मूला। ये लगाना तभी है जब चेंज 5% से कम का है मोमेंटम में। चलो जी, ये तो बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी में स्टडी करते हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो स्प्रिंग के केस में होती है। बट पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से। वेयर डज पोटेंशियल एनर्जी कम फ्रॉम, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले दे देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो एक डेफिनेशन मैं आपको लिख पा रहा हूँ, पहले वो लिख लेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं वो लिख लेते हैं। लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में लिख रहे हैं। द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स is path independent, is path independent। इसका मतलब समझना, अगर आप
एक पार्टिकल को ए से बी ले जा रहे हो, चाहे इस पाथ के अलोंग, इस पाथ के अलोंग या इस पाथ के अलोंग, अगर आपने जो फोर्स इस पे लगाई है वो कंजर्वेटिव है, तो तीनों केसेस में जो वर्क होगा, मैं इनको तीन पाथ को 1, 2 और 3 लिख देता हूँ, तो W1 विल बी इक्वल टू W2 विल बी इक्वल टू W3। यानी आप कोई सा भी पाथ चूज करो ए से बी जाने के लिए, एज लॉन्ग एज आप ए से बी ही जा रहे हो, जो वर्क हुआ होगा वो सेम हुआ होगा, या जो फोर्स के अगेंस्ट या फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो सेम किया होगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मान लो कि आप एक पत्थर को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, यानी हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन। अब एक तरीका है आप इसको सीधा ड्रॉप कर दो, एक तरीका है आप एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर स्लाइड करा दो और ये यहाँ आ जाए। अब आप कहोगे ये पॉइंट तो बी नहीं है, नहीं, इन दोनों का एलिवेशन सेम है। ये बात समझ सकते हैं, दोनों का एलिवेशन यानी हाइट जो है वो दोनों की क्या है, सेम है। तो चाहे ये यहाँ से यहाँ आए, चाहे ये यहाँ से यहाँ आए, जो चेंज इन एलिवेशन हुआ है वो क्या हुआ है, सेम हुआ है। तो इन केसेस में जो वर्क किया होगा ग्रेविटी ने, मैं इसको यहाँ पे W1 लिख देता हूँ, यहाँ W2 लिख देता हूँ, तो W1 और W2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। नोट कर लो इसको। देखो, ग्रेविटी का एग्जांपल लेते हुए हमने कहा कि अगर हम एक पार्टिकल को ए से बी लेकर आते हैं, तो आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लो स्टेटमेंट को, हाइट ए से हाइट बी तक लेकर आते हैं, है ना। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी इस पूरी लाइन पे कहाँ है, इनकी पूरी हाइट जो है वो एक जैसी है। तो चाहे आप ए हाइट से बी हाइट सीधा ले आओ, चाहे ए हाइट से बी हाइट एक इंक्लाइन के अलोंग ले आओ, ग्रेविटी ने जो वर्क किया होगा दोनों केसेस में वो क्या किया होगा, सेम किया होगा, है ना। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक पार्टिकल को ऐसे घुमाते 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 यहाँ से यहाँ तक ले आओ, उस केस में भी ग्रेविटी का वर्क जो होगा वो कितना होगा, सेम होगा। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया हुआ वर्क होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो पाथ टेकन पर डिपेंड ही नहीं करता। और ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के। ठीक है सर। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंजर्वेटिव फोर्स की। अब कोई भी फोर्स जो कि नॉन कंजर्वेटिव होगी, नॉन कंजर्वेटिव, तो उसमें वर्क जो होगा, वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ, यानी बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रिक्शन, यानी अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी अगेंस्ट फ्रिक्शन किसी पार्टिकल को लेकर आ रहे हो और पाथ अलग अलग है, तो जितना लंबा पाथ होगा फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा वर्क करेगा। तो इस पाथ को, वर्क को W2 कह देते हैं, इसको W1 कह देते हैं। तो W1 विल नॉट बी इक्वल टू W2, ये बात समझ लेते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक
अब यहाँ पे जो वर्ड है कंजर्वेटिव, यानी कोई ना कोई चीज़ है जो कंजर्व हो रही है, वो क्या है इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो वहीं से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी आ जाएगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ये लिख लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है। एक्सटर्नल एजेंट, इसको फोर्स लिख देते हैं, इन डिस्प्लेसिंग a particle slowly against a conservative force। ये पूरा लिखना, CF जो मैंने लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स, the work done by an external agent in displacing a particle slowly against a conservative force is equal to the change in its potential energy। पोटेंशियल एनर्जी, स्टेटमेंट को लिख लो, फिर इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। लिख लिया सर। लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई कंजर्वेटिव फोर्स ले लेते हैं। तो हमने एग्जांपल में ले लिया ग्रेविटी, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है? डाउनवर्ड। वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम भी क्या करते हैं, दो पॉइंट ऐसे ले लेते हैं जो वर्टिकली एक दूसरे से सेपरेटेड है, ए और बी। अच्छी तरह देख लेना। अब हमें एक पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल का मास m है ना। जैसे मान लो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है। इस ब्लॉक को A से उठा के B पे ले जाना है, और ऐसा हमें करना है स्लोली। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लॉक को चलाने से ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए। इस बात को अच्छे से समझना। स्लोली का मतलब है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक शुड नॉट चेंज, जितनी है उतनी रहे, मतलब जीरो है तो जीरो रहे। तो ऐसा करने के लिए हमें इसको हर वक्त इक्विलिब्रियम में रखना होगा। अब ऐसे में जो हम बन जाएंगे वो हो जाएंगे एक्सटर्नल एजेंट, यानी बाहर से लगने वाली फोर्स हम हो गए। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। इस चीज को देख लो एक बार। और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ग्रेविटेशनल। अगर मैं वेक्टर साइन लगा दूं तो ये बात समझ सकते हो आप अच्छे से। माइनस क्यों लगा, ये क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अगर आप इसको जनरल डिस्कशन ले लो तो यहाँ पे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स इमेजिन कर सकते हो आप। यानी अगर हमें किसी पार्टिकल को स्लोली डिस्प्लेस कराना है एक कंजर्वेटिव फोर्स के फील्ड में, तो हमें उतनी ही फोर्स लगानी होगी जितनी वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो हम तो हो गए एक्सटर्नल एजेंट, और जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये h है, ठीक है। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पी लिख देते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। देखो हमने यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in displacing a particle slowly against a conservative force is equal to the change in its potential energy। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? एक्सटर्नल एजेंट के किए हुए वर्क के बराबर। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स? ऐसा लिख सकता हूँ? और लिख सकता हूँ तो क्यों लिख सकता हूँ? कोई भी
कोई भी भाई, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के या कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है, तो जितना वर्क एक्सटर्नल ने किया होगा उसका एग्जैक्टली बराबर और नेगेटिव वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ने किया होगा कि नहीं किया होगा। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हो तो दो तरीके हैं आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक तरीका तो ये है। और आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा कह सकते हो। दोनों डेफिनेशन एक दूसरे को रिप्लेस करके यूज की जा सकती हैं। सही है। कुछ बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया। आगे सर। अगर आ गया तो इसको इस वाली सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। हम ए से उठा के बी पे ले जा रहे हैं अपने पार्टिकल को। इसमें जो हमारा डेल्टा पी है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहाँ से कहाँ जाने में, ए से बी जाने में, वो एफ एक्सटर्नल टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए। अब एफ एक्सटर्नल है कितना, तो यहाँ जो एफ एक्सटर्नल है वो प्लस एम जी के बराबर है। प्लस एम जी क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। ग्रेविटी लिखते तो माइनस एम जी लिखते, तो हमने लिखा एफ एक्सटर्नल की जगह कितना, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट को प्लस एच लिखूं या माइनस एच? ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट को प्लस एच लिखूं, माइनस एच। यार यही तो गड़बड़ है। ए और बी में से फाइनल कौन है? बी। बी है। और बी की हाइट ए की हाइट से ज़्यादा है या कम है? बी की हाइट ज्यादा है। ज़्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव होगा सर। तो डेल्टा पी कितना हो गया हमारा, प्लस एम जी एच। ये बात समझ सकते हैं? यस सर। ठीक है। अगर ये बात अच्छे समझ में आ गई है तो फिर यहाँ पर इस पॉइंट को समझना कि जो प्लस एम जी एच है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। प्लस एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो क्या है? पोटेंशियल का चेंज। पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी का चेंज। चेंज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा कह दूं, इफ, ऐसे लिख देते हैं, नाउ इफ वी अज्यूम, असाइन भी लिख सकते हैं, असाइन द पोटेंशियल एनर्जी at A to be zero, potential energy at B minus potential energy at A is equal to mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी एट B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। नोट करो, अगर हम ए पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लें या क्या असाइन कर दें अपनी तरफ से, जीरो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। नोट कर लिया सबने? ठीक है। यस सर। अब देखना कि पोटेंशियल एनर्जी को कोई वैल्यू
देने के लिए सबसे पहले हमें जीरो कहाँ लेना है वो देखना पड़ता है। हर कंजर्वेटिव सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए एक जीरो डिफाइन करना होता है, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल या हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक। तो जब हमने ए और बी में से डिसाइड किया कि हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ए पे कहेंगे, तो बी की एनर्जी क्या बनी जाके mgh। इस बात को समझना। अदरवाइज हम सिर्फ इतना कह सकते थे कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, mgh है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो। यानी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या डिफाइन करना ज़रूरी है, एक रेफरेंस लेवल डिफाइन करना ज़रूरी है, जिसको हम ज़ीरो कह सकें। नोट कर लो इस बात को। कर लिया सर। ठीक है। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो किसी ने हमें इस तरह से एक सिचुएशन दे दी कि एक ट्रैक है जो आगे जाके सर्कुलर हो जाता है, और इस ट्रैक की हाइट अबव द ग्राउंड कैपिटल H है। यहाँ से एक पार्टिकल स्लाइड करना शुरू करता है, इस पॉइंट को A कह देते हैं। यहाँ तक आता है, इसको B कह देते हैं। यहाँ जाता है, इसे C कह देते हैं। यहाँ तक जाता है, इसे D कह देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हो गए, और इस रेडियस को R कह देते हैं, सर्कुलर ट्रैक के। तो अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं डेल्टा PE बिटवीन A एंड B, ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, तो कितना आंसर दोगे आप मुझे? ए से बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है? कोई भी? सर -mgh। चलो अभी के लिए mgh कह देते हैं, है ना। और साथ में ये कह देते हैं A इज हायर, B इज लोअर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं यस सर। कि B लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है और A हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है। ये बात ठीक है ना? बोलो हाँ ना। यस सर। ठीक है। अब अगर कोई हम कह दें नाउ if the potential energy at B is taken to be zero, अगर हम अपनी तरफ से कह दें कि B पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट A क्या बन जाएगी, प्लस mgh या माइनस mgh? प्लस mgh या माइनस mgh, क्या लिखूं अब? सो -mgh कैसे? सर, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है ना मतलब सर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी से जा रहा है ना, तो एक बात समझो ना। देखो यहाँ लॉजिक भी एक नाम की चीज होती है ना, उसका यूज कभी कभी किया करो। देखो A हायर है, B लोअर है, हाँ जी सर। ये माना था आपने यहाँ पे। हाँ सर। A हायर है, B लोअर है, ये मान लिया था। यस सर। ठीक है। B को जीरो लिया है हमने। हेलो। B को जीरो लिया है, Yes, ये sir. बात ठीक है। तो लोअर वाला जीरो है, तो हायर वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। हायर वाला पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे mgh लिखेंगे ना। आई बात समझ में कुछ? यस सर। ठीक है ना। तो लॉजिकली सोचो, मतलब ऐसा मत सोचो कि हर क्वेश्चन जो है वो ट्रिक क्वेश्चन है तो मैं दुनिया से अलग आंसर दूंगा तो वो सही हो जाएगा। नहीं, लॉजिकली सोचो कि हमने लोअर को असाइन किया है कि वो जीरो है, तो अगर लोअर जीरो है तो हायर उससे ज़्यादा ही होगा ना। और जीरो से हायर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं कि नेगेटिव होती हैं?
पॉजिटिव। पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, अब यही चीज सोचना, इस फिगर को देखते रहना, मैं ए और सी में कंपैरिजन कर रहा हूँ, ए और सी में, ठीक है। तो डेल्टा पीई बिटवीन ए एंड सी क्या लिखूं अब मैं? फिगर बना रखा है आपने, तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है ए और सी के बीच में? कोई भी? सर एम जी एच माइनस आर। बिल्कुल सही है, एम जी एच माइनस आर। इसको समझ लो, किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। सर बता दीजिए। अच्छा, देखो ए और सी की हाइट में क्या डिफरेंस है? आर का। ठीक है, ये देखो इतना डिफरेंस है, ये आर का नहीं है, ये है एच माइनस आर। एच माइनस आर का है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो सिर्फ हाइट का डिफरेंस ही देखते हैं हम, तो ये सही लिखा है यहाँ पे एम जी एच माइनस आर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझना कि पिछले केस में हमने रेफरेंस लेवल किसे लिया था? रेफरेंस किसे लिया था हमने? बी को। इफ बी इज द रेफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या बनी? अगर अभी भी हम बी को रेफरेंस रखें, बी हमारा रेफरेंस है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या होगी? बोलो। MGR प्लस एम जी आर, MGR बिल्कुल सही है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट ए बोल दो क्या होगी? एम जी एच, बिल्कुल सही है। तो डिफरेंस डेल्टा पीई कितना आया? एम जी एच माइनस आर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, देखते चलना इस पूरे प्रोसेस को। इफ सी इज टेकन एज द रेफरेंस, इस बार हम सी को रेफरेंस ले लेते हैं, यानी रेफरेंस इस बार हमने सी पे ले लिया, तो इस बार हमने कहा यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी तो हो गई जीरो, ये तो हो गई जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी? सर एम जी एच ही रहेगी। कैसे होगी? देखो देखो देखो, सी को हमने रेफरेंस लिया है, ये लेवल अब जीरो है, तो ए उससे कितना ऊपर है? एम जी एच माइनस आर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए एम जी एच माइनस आर हो जाएगी ना। इसको समझ लो, अच्छे से नहीं आया तो मैं फिर समझाता हूँ। लिख लिया? अब एक बार ध्यान देना, देखो ये पिछली बार हमने पोटेंशियल एनर्जी एट सी, क्योंकि रेफरेंस हमने बी को लिया था, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी थी एम जी आर, जो इस बार है जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पिछली बार थी एम जी एच, जो इस बार है एम जी एच माइनस आर। यानी रेफरेंस बदल देने से पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है सबको? रेफरेंस बदल देने से पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो जाती है। ये बात मानते हैं सब लोग? Yes, sir. अच्छा, पिछली बार पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एम जी एच माइनस आर था, इस बार भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा पीई बिटवीन ए एंड सी एम जी एच माइनस आर है। देखो
इन दोनों का डिफरेंस लो। यस सर। क्या शिक्षा मिली इससे? क्या समझे? रिजल्ट सेम होगा। नहीं, रिजल्ट नहीं बेटा, रिजल्ट नहीं, डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। सेम रहेगा। कांस्टेंट Same कहना तो रहेगा। गलत हो जाएगा, है ना। मतलब अगर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है ना, दो फिक्स पॉइंट है, एक ये और एक ये, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेफरेंस कहीं भी ले लो, रेफरेंस यहाँ ले लो, रेफरेंस यहाँ ले लो, रेफरेंस यहाँ। रेफरेंस किसे कहते हैं ये बात समझते हो? कौन बताएगा रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस क्या है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में? व्हाट इज रेफरेंस? कोई भी? सर जहाँ हम जीरो लेके चल रहे हैं। जहां जीरो लेकर चल रहे हैं, ये बात ठीक है ना। तो कोई एक ऐसा पॉइंट हमें असाइन करना होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं? जीरो कह रहे हैं। सही बात है। तो आप रेफरेंस कहीं भी ले लो, उससे क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो तो बदल जाएंगी। यहाँ रेफरेंस लेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अलग अलग वैल्यूज होंगी। यहाँ रेफरेंस लेंगे तो वैल्यूज कुछ और हो जाएंगी। लेकिन जब भी आप डिफरेंस लोगे दो फिक्स पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, चाहे आपने रेफरेंस कहीं भी बताओ। लिया हो। आ रही है बात समझ में? सर हाँ हाँ। सर जैसे अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेफरेंस लिया और अगर नीचे वाले पॉइंट को देखेंगे तो कुछ नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में होगा, बिल्कुल, है ना। समझो, देखो, मान लो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आप इस डिफरेंस को कैपिटल एच लेना चाहते हो, यस सर। रेफरेंस यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको छोटा एच लिख देते हैं, है ना। इसको रेफरेंस कह दिया मैंने, रेफरेंस, ठीक। इसको ए लिख देते हैं, इसे बी लिख देते हैं। अच्छा, मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या लिखेंगे? इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या लिखेंगे? माइनस जी स्मॉल एच। माइनस एम जी एच, ये ठीक है ना। यस पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या लिखेंगे बेटा, ये बता दो। एम जी बड़ा वाला एच माइनस स्मॉल बड़ा एच। वाला एच माइनस स्मॉल एच, बिल्कुल सही है ना, एकदम सही है। अब मुझे बता दो डेल्टा पी कितना हुआ ए बी के बीच में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी करेंगे तो कितना होगा? सर एम जी और एच माइनस टू एच। नहीं बेटा, देखो, ढंग से देखो, नहीं एच इसमें से सर। इसको माइनस कर रहे हैं तो एम जी यस सर यस कैपिटल सर एच आएगा ना। एम जी यस सर। एच। उसमें से भी हायर कौन साबित हुआ? कौन हायर पोटेंशियल एनर्जी पे है? ए। ए। कौन ए लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे है? बी। बी। ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस से हमें क्या सीखने को मिला वो देखना कि सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करनी हो क्या लेना मैंडेटरी है? रेफरेंस। रेफरेंस लेना मैंडेटरी है। रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा किसको प्लस कहना है, किसे माइनस कहना है, किसे जीरो कहना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक बार आपने रेफरेंस ले लिया तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर सकते हो। एम जी एच माइनस एम जी एच, एम जी एच माइनस एच, जो भी आपको वहाँ पे दिख रहा है सिचुएशन में, कर सकते हैं ऐसा। यस सर। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि आप रेफरेंस कहीं भी ले लो, दो फैक्ट चेंज नहीं होंगे। क्या दो फैक्ट? जो हायर है वो हायर है, जो लोअर है वो लोअर है। पक्की बात। और दूसरा फैक्ट क्या है? जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का वो कांस्टेंट रहेगा। यस सर। ठीक है ना। इसको इस तरीके से सोच सकते हो ना कि मान लो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, सी, डी, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, अब लेट से एक टेस्ट हुआ और उसमें इन्होंने एब्सोल्यूट स्कोर अचीव किए। एब्सोल्यूट स्कोर्स क्या होते हैं? आप एग्जाम देकर आओ, जितने मार्क्स आए वो आपका एब्सोल्यूट स्कोर है। ठीक है ना। तो लेट से मान लो स्टूडेंट ए जो है इसके 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, बी के आए मान लो 95, सी के आए 60 और डी के आए लेट से 85। ये बात ठीक है। ये तो हो गया इनका एब्सोल्यूट स्कोर।
समझ में आ रहा है सबको? अब Yes. इसमें आपने कहा कि हम एक रेफरेंस चूज कर लेते हैं। मान लो लेट्स से हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें हम चाहें कि 70% से नीचे किसी के नहीं होने चाहिए, तो हमने रेफरेंस किसे ले लिया? इसको, ये रेफरेंस ले लिया, है ना। लेट्स से हमारा कोई पर्पस है जिसके लिए हम चाहते हैं ऐसे बच्चे चूज किए जाएं जिनका 70% से ज़्यादा स्कोर है, तो रेफरेंस हमने इसे ले लिया। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने जस्ट क्वालिफाई किया है, तो इनके मार्क्स, इसको हम कहते थे रिलेटिव मार्किंग। रिलेटिव मार्किंग, तो इनके मार्क्स 0 हो गए, जस्ट क्वालिफाई किया है इन्होंने, है ना। इनके कितने हो गए? बी के 25 25, सी के कितने हो गए? -10 -10, और इसके कितने हो गए? 15 15, ठीक है ना, सही बात है ना। यस अब देखो रेफरेंस नया चूज कर लेने से एब्सोल्यूट वैल्यूज तो चेंज हो गई, ये तो मानते हो, Yes, लेकिन sir. डिफरेंस Yes, देखो, sir. इन दोनों का डिफरेंस पहले कितना था? 25 अभी भी कितना है? 25। पहले कौन हायर स्कोर पे था? B अभी भी B. कौन हायर स्कोर पे है? B B. ये बात समझ में आ रही है एकदम? yes sir Yes, ठीक है sir. ना। तो जब भी हम किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, हमारे लिए मजबूरी हो जाती है किसी ना किसी को 0 असाइन करना पड़ेगा। वो हमारी मर्जी है ना कई बार। अच्छा, ये हमारी मर्जी कहना भी जो है, ये कभी कभी क्या होता है, पॉसिबल होता है, जैसे ग्रेविटी के केस में हमारी मर्जी है, हम जहाँ चाहें 0 ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम बात करेंगे या दूसरे फोर्सेस की बात करेंगे, तो कभी कभी वहाँ पे कुछ और रूल्स होते हैं 0 लेने के, ठीक है ना, वो हम वहाँ जाके सीख लेंगे। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से एक रेफरेंस लेवल चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रेफरेंस लेवल चूज हो गया तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स की एनर्जी बन जाएगी हायर, तो वो हो जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी वाले, और कुछ की एनर्जी हो जाएगी लोअर, वो हो जाएंगे नेगेटिव एनर्जी वाले। नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर अच्छा, रेफरेंस आप कहीं भी लो, जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी भी बदलेगा नहीं। वो जितना है दो पॉइंट्स के बीच में, वो हमेशा उतना ही आएगा। स्टेटस भी नहीं बदलेगा, जो हायर स्टेटस पे है वो हायर कहलाएगा, जो लोअर स्टेटस पे है वो लोअर कहलाएगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। yes sir तो अब कभी भी अगर हमें दो पॉइंट्स को कंपेयर करना हो, वापस से इस वाले डायग्राम पे आ जाते हैं, अगर हमें कभी भी दो पॉइंट्स को कंपेयर करना हो तो एडवाइजेबल क्या रहेगा, उन दोनों में से जो लोअर है उसको क्या ले लें, रेफरेंस लेवल ले लें। जैसे अगर हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो समझदारी कहाँ है रेफरेंस लेवल 0 लेने में? B बी पे। ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं तो कहाँ रेफरेंस ले लें? सी ए और डी को कंपेयर कर रहे हैं तो डी D. डी और सी को कंपेयर कर रहे हैं तो सी C. ठीक है, ये बात समझ में है ना। तो जब भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जिन दो पॉइंट्स का कंपैरिजन हो रहा है उनमें से जो लोअर है उसको रेफरेंस ले लें। अगर दो से ज्यादा पॉइंट है तो जो लोएस्ट है उसको क्या ले लें? रेफरेंस ले लें। रेफरेंस लेना जरूर है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है? Yes, yes sir. sir तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होती है, रेफरेंस कैसे लेते हैं, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया एकदम? यस सर। ठीक है, चलो दूसरे तरह की पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, भी एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हो आप मुझे? स्प्रिंग तो एक बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। और एग्जांपल दे दो मुझे स्प्रिंग के अलावा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल स्प्रिंग के अलावा कहाँ हो सकती है इलास्टिक एनर्जी? रबर बैंड। रबर बैंड में हो सकती है, रबर बैंड। और कोई एग्जांपल दे दो? कोई और एग्जांपल? आर्चर हाँ, बो एंड एरो वाला, बो स्ट्रिंग कह देते हैं उसको ना, बो स्ट्रिंग, ठीक है ना, बिल्कुल सही एग्जांपल है। तो इनसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसी का एग्जांपल लेते हैं, बो स्ट्रिंग वाला। तो सबने तीर देखा है, तीर कमान जिसे कहते हैं, है ना। एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है, यहाँ स्ट्रिंग बंधी होती है, सीधी बना लेते हैं इसको, है ना। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम
एरो लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से इसको पुल करते हैं, राइट। कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब जब हम इसको पुल करते हैं, हालांकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ स्ट्रेच हो रही हैं। ये जो है ये पोर्शन भी स्ट्रेच हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल रिजिड आप बो बनाओ, है ना, ये भी थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए। बट मेजरली हमारा जो ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच हो रही है। ये वाली लेंथ ज़्यादा है या ये वाली लेंथ ज़्यादा है? सर सेकंड वाली। सेकंड वाली लेंथ जो है ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि इन दिस प्रोसेस जो लेंथ है वो स्ट्रिंग की बड़ी होगी और हमारा एरो जो है वो इस तरीके से अब स्ट्रेच कंडीशन में आ गया। ठीक है, इसको यहीं पे होल्ड करके रखा जाता है, ये बात सही है ना। अब आप मुझे बताओ कि इस वक्त क्या इसके पास कोई एनर्जी है? यस सर। है, Sir, बिल्कुल है, किस ये बात वक्त? ठीक है ना। जिस वक्त आपने इसको खींच के रखा हुआ है, पीछे तक खींचा हुआ Yes, sir. है ना, इसके पास एनर्जी है। क्या वो दिख रही है एनर्जी हमें इसके पास? मतलब क्या वो ऑब्वियस है? भाई देखो, जब कोई चीज चल रही होती है, हम जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये बहुत तेजी से चलना शुरू कर देगा, तो हमें ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। सही बात है ना। यस सर। लेकिन जब हमने इसको खींच के रखा हुआ है तब हमें इतना तो पता है ये पोटेंशियली डेंजरस है। देखो हमने वर्ड क्या यूज किया, पोटेंशियली डेंजरस। यानी अगर छोड़ दिया जाए तो जान ले लेगा, नहीं छोड़ा जाए तो कुछ नहीं करेगा। सही बात है ना। यस सर। है ना। यहाँ पर जो एनर्जी है, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं है, इसलिए उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो पोटेंशियल है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। ग्रेविटी के केस में भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं ना। भाई आपने कई लोगों को देखा होगा, वो ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं और अपनी बालकनी में वो फ्लावर पॉट्स रख देते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस काम है। अब सोचो आप लेट से 20th फ्लोर पर रहते हो और वहाँ आपकी बालकनी में एक गमला रखा हुआ है। ये पोटेंशियली डेंजरस है कि नहीं है? यस सर। है ना। इसलिए है क्योंकि ये 20th फ्लोर पर रखा हुआ है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते तो कोई इसको दिक्कत नहीं होती, किसी को चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन 20th फ्लोर पे इसके पास कौन सी एनर्जी ज्यादा हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जिसकी वजह से अगर कभी ये गिरा तो क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, है ना, मान लो ये स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ में है, हमने इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। एक रबर बैंड है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, हमने इसको स्ट्रेच करके इतना कर दिया, कौन सी एनर्जी आ गई इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज़ को इलास्टिकली स्ट्रेच करते हैं, इलास्टिकली स्ट्रेच करने का मतलब ये होता है कि अगर हम लगाया हुआ फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपनी शेप वापस से क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। तो उसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इलास्टिक नेचर की हैं, है ना। इसको हम बहुत डिटेल में आगे जाके टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ सकते हैं कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ये किसके अगेंस्ट वर्क करने से आ रही है? इलास्टिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने से आ रही है। ग्रेविटी में जो एनर्जी आई थी वो किसके अगेंस्ट वर्क करने से आई थी? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यस सर। है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो किसके अगेंस्ट वर्क करने से आ रही है? इलास्टिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने से आ रही है। ये बात समझ सकते हैं। यस सर। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को? लिख लेते हैं, लिखो। द एनर्जी possessed by a system, the energy possessed by a system due to the work done against कैसी forces? The energy possessed by a system due to the work done against कैसी forces? इलास्टिक फोर्सेस। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। तो स्प्रिंग एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं। स्प्रिंग
एनर्जी, है ना। तो हर स्प्रिंग की एक होती है नेचुरल लेंथ। इसका मतलब जब इसके दोनों कोनों पर फोर्सेस कितनी हो, 0, उस वक्त जितनी लेंथ में होगी उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लेंथ। अब आप क्या करो, इसके ऊपर फोर्सेस लगा दो। जिस तरह से ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक स्प्रिंग भी कभी एक हाथ से नहीं खींचती, ये बात हमेशा ध्यान खींचेगी। रखना। यस पक्की सर। बात। एक हाँ स्प्रिंग को खींचने के लिए दोनों एंड पर इक्वल फोर्स लगनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब कई लोग दिमाग लगा सकते हैं, वो कह सकते हैं अगर मैं दूसरा एंड एक दीवार से बांध के सिर्फ इधर से खींचूं तो भी तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हो उस जाएगा केस में सर। ये वाला फोर्स दीवार लगा रही होगी कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को? तो ये हमारे पास हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ स्प्रिंग डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। इसको लिख लो। हमने इंटीग्रल क्यों लगाया, इस बात को समझना। ये हमने ग्रेविटी में क्यों नहीं लगाया था, इस बात को भी समझना। हम इंटीग्रल एफ डी एक्स कहाँ यूज करते हैं वर्क कैलकुलेट करने में, किस तरह की फोर्सेस में? इंटीग्रल का यूज हम कौन सी फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करने में करते हैं? पिछली बार सीखा था हमने, वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये जो एफ स्प्रिंग होती है, एफ स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, ठीक है ना। समझना इस बात को ध्यान से। सही। और ये जो माइनस के एक्स में के है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या कभी कभी कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। होता क्या है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए लिखकर छोड़ दो बस इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, है ना। अभी के लिए इन शॉर्ट इसको समझ सकते हो आप। ये जितना ज़्यादा होगा, स्प्रिंग को खींचने में हमें उतनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये जितना बड़ा नंबर होगा, हम कहेंगे स्प्रिंग उतनी स्टिफ है, नाम से ही है स्टिफनेस कांस्टेंट। सर साइन नेगेटिव रहेगा? बेटा वो जो नेगेटिव साइन है वो क्यों लगा हुआ है वो भी हम, है ना, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। नेगेटिव साइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, वाई द स्प्रिंग फोर्स कम्स विद अ नेगेटिव साइन, है ना। नेगेटिव साइन के साथ क्यों आ रही है वो बात हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो वो डिस्कशन अभी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको भी किया ही नहीं उसको। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। इसी डिस्कशन Yes, को sir. हम कंटिन्यू कर लेंगे अगली Yes, क्लास में, है sir. ना। ठीक है, तब तक सिर्फ इतना करना, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक बार अच्छे से समझ लेना और 2-4 फिगर बना के देख लेना कि क्या आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना आ रही है, रेफरेंस लेना समझ में आ रहा है, कहाँ रेफरेंस लेना है, और अगर रेफरेंस ठीक से ले लेते हैं तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, किसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ये प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, है ना। ओके सर। ठीक है, चलो तो उसको कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, है ना। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।